हेलो टू ऑल, माई सेल्फ आई सिंगल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रखे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की स्टडी करने को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। सो फ्लो ऑफ चार्ज कि हम क्या करने जा रखे होंगे यहाँ पे स्टडी, जिसको हम क्या कह रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा जाता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसे हम एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। नाउ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो ए पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है, और जो बी वाला पॉइंट है हमारे पास वो लो पोटेंशियल पे है। इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ना। तो चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि एक रजिस्टर है। अभी रजिस्टर क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब रजिस्टर आप फिलहाल ऐसा मान लीजिए कि हमने एक सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, है ना। नाउ यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है एक सर्किट की, पूरे सर्किट की, जहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया। रिमेंबर इन द प्रीवियस डायग्राम हमारे पास जो ए पॉइंट था वो हाई पोटेंशियल पे था और जो बी पॉइंट था वो लो पोटेंशियल पे था, करेक्ट। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे ये पॉजिटिव जो बड़ा वाला पोटेंशियल है दैट्स पॉजिटिव, एंड जो छोटा वाला है दैट्स नेगेटिव, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 वोल्ट है तो ये -5 वोल्ट पे होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे चार्ज इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रखे होंगे इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही हम करंट के फ्लो की स्टडी कर सकते हैं ना। चलिए अब एक हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। V V इज डिनोटेड एज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जो कि आप कैपेसिटर में पढ़ेंगे, जिसके Q/R। यह हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। सो V इज इक्वल टू KQ/R होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है ना। R यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। सो आप जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाते रहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा, सही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, या स्मॉल आर से कह सकते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये रिवर्स, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे पोटेंशियल विल इंक्रीज। ठीक है ना। अब 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। आई होप कि आपने ये सारी टर्म्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, है ना। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर को देखते हैं। कंडक्टर वर्ड अपने आप में ही डिनोट कर रहा है कि जो कंडक्ट कर रहा हूँ, किसको कंडक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो कंडक्टर में अगर हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻28 पर मीटर क्यूब, करेक्ट। ये जो हमने बताया दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ना अगर हम आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, साथ में होल्स भी होते हैं। तो दिस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली नॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ व्हाट एंड व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस होल्स होंगे इसके अंदर, करेक्ट है। बट नाउ सेमीकंडक्टर में 10⁻⁴ अप्रोक्सीमेटली 16 पर मीटर क्यूब की होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना।
और इंसुलेटर तो हमें पता ही है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट ही ना करे, दैट इज इंसुलेटर, है ना। चलिए नाउ अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम सीख के आते हैं इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करता हूँ किसी सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमेटिक मतलब एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उस बेसिस पे हम थर्मल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज थर्मल एनर्जी, ई टी इज इक्वल टू 3/2 के टी, करेक्ट है। ये फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। इसे केवीटी कह सकते हैं हम, केवी इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है, केवी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 एंड जूल पर केल्विन। ओके नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं ये थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास, दैट इज हाफ एम वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इट हैज इज इक्वल टू 3/2 केवी इंटू टी। तो अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो थर्मल वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 3 kT by m, 3 kBT by m। कैसे, 3 kBT by m, हाफ से यहाँ पे हाफ कट गया और थर्मल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 3 kBT by m। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूं मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया हमारे पास। तो इस टेम्परेचर पे हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो ये जो हमारे पास Vt आएगा दैट इज अंडर रूट 3 kb की वैल्यू हो गई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 3 kT, टेम्परेचर इज 300 केल्विन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग 1.1 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके बट ये क्या है हमारे पास, ये है थर्मल स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी की बात करूँ तो थर्मल वेलोसिटी जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, नीट में कई बार क्वेश्चन फंसा सकते हैं कि असर्शन रीजन में मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि थर्मल स्पीड क्या हो रखी होगी और थर्मल वेलोसिटी क्या हो रखी होगी। तो थर्मल स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, whereas thermal velocity is 0। ओके चलिए तो इसमें आगे स्टार्ट करते हैं मीन फ्री पाथ। अगले टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं कंडक्टर बना लेता हूँ। इस कंडक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो दो कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, we can say average distance between two collision is called what, mean free path। तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली कि दो डिस्टेंस के बीच का, सॉरी दो कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, मीन फ्री पाथ कह रहे हैं, है ना। इसको हम लैम्डा बार से डिनोट करते हैं, जिसकी जो हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू लैम्डा n बाय n, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, विच इज 10 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। ये डिस्टेंस हमें ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम की। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। ओके दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, एवरेज के लिए टाउ बार विच इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n बाय n, है ना। मतलब इसका भी सेम ही हो गया, टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁻⁻18 सेकेंड।
सो ये हमारे पास हो गया रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी। क्या क्या देखा? एक तो हमने यहाँ पे देखा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा कि थर्मल स्पीड क्या होगी एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि लैम्डा बार क्या होगा, मीन फ्री पाथ। और तीसरा हमने देखा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ बार। This comes out to be how much? 10 raised to the power 5 meters per second approximately. 1.1 10 raised to the power 5. Lambda bar mean free path हमने कितना देखा? 10 एंगस्ट्रॉम। एंड जो रिलैक्सेशन टाइम था वो हमारे पास कितना आया निकल के? 10 raised to the power minus 18 सेकेंड। मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सिस्टमैटिक तरीके से मूव इन द डायरेक्शन। करंट हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि हम एक सर्किट से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टर है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो नाउ जो मूवमेंट हो रहा होगा करंट का वो इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरीके से हो रखा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी इस तरीके से। तो यानी कि करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट मूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट के बारे में। तो करंट हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मान लीजिए 3 एम्पियर। तो ये ओवरऑल ऐड हो जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर, नॉट अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट 5 एम्पियर हो जाएगा। मतलब करंट ऐड हो जाता है, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे हमारे पास आ जाता है कि मान लीजिए बेंड कर दिया हमने, इस तरीके से जा रहा है, या मान लीजिए 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? अगेन 2 एम्पियर ही जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि हम आपने वायर बेंड कर दिया, कुछ कर दिया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता करंट, है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक अगली टर्म आती है विच इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे बार। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जे बार इज आई डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लीजिए एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें एरिया वेक्टर यहाँ पे ये आ रहा है, और इस वाले केस में एरिया वेक्टर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से है, या इसको मैं ऐसे नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा परफेक्टली बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इसमें हो गया ऐसे। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये किसी एंगल पे है ना, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास? ए कॉस थीटा। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट फर्दर। तो जे हो गया ये इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हो गया ए थीटा, तो जे हो गया यहाँ पे ए कॉस थीटा के अलॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे जे क्या हो गया? आई बाई ए। करंट ऐसे जा रहा है आपका, यहाँ पे भी करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया आपका जे, विच इज द करंट डेंसिटी। नाउ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इस तरीके की एक सिचुएशन दे रखी है, इसमें नाउ यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, यहाँ करंट I2 जा रहा है, यहाँ करंट I3 जा रहा है। ठीक है, इसका एरिया हो गया A1, इसका एरिया हो गया A2, इसका एरिया हो गया A3। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी होगी J1, यहाँ पे होगी J2, यहाँ पे होगी J3। ऑब्वियसली जब एक करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे करंट विल बी इक्वल I1 I2 I3। बट अगर मैं बात करूँ एक करंट डेंसिटी की, तो J1 होगा I बाई, दिस इज, मैं इसको I बोल रहा हूँ, तो I बाई A1।
ऑब्वियसली करंट डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एरिया अलग अलग है। सिमिलरली J2 is I by A2 and J3 is I by A3। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। सो आज हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा? आज हमने यहाँ पे स्टार्ट करा करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज फ्लो ऑफ चार्ज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखा कि पॉजिटिव हाई टू लो मूव करता है, नेगेटिव लो टू हाई होता है। उसके बाद हमने V इक्वल टू KQ बाई R देखा, कंडक्टर देखा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻28 पर मीटर क्यूब, सेमीकंडक्टर में 10⁻16 पर मीटर क्यूब, सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, है ना। थर्मल एनर्जी देखी विच इज हाफ mvt स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो half mvt square is energy which is equal to 3/2 kVt। kV is Boltzmann constant, इसकी वैल्यू 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होने वाली है ना। उसके बाद हम थर्मल स्पीड निकाली विच इज √3 kVt by m, और उसको 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने देखा तो इसकी वैल्यू निकल गई 10⁻5 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद थर्मल वेलोसिटी देखी विच इज 0। तीसरी बात देखा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम देखा विच इज 10⁻18 सेकेंड। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा थर्मल, एक साथ लिखते हैं इनको, थर्मल स्पीड कितनी होती है 10⁻5, रिलैक्सेशन टाइम एंड रिलैक्स अमीन फ्री बात कितना कितना होता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा कि दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जैसे 2 एम्पियर और 5 एम्पियर 3 एम्पियर आ रहा है तो वो 5 एम्पियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू I बाई A, ठीक है। तो ये हमने निकालना देखा कि एरिया जैसे अलग अलग हो गया तो उसके हिसाब से करंट डेंसिटी भी अलग अलग हो गई। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।